नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज के कार्यक्रम में बात होगी एम्प्लॉयमेंट को लेके, यानी रोजगार को लेके। आज बिहार में बहुत बड़ा दिन है। बताया जा रहा है कि आज बिहार में यानी 2 नवंबर के दिन नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बताया जा रहा है कि 1,20,336 नए शिक्षकों की जो बहाली हुई है उनको नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। सभी के सभी कामों को बहुत ही तेजी से कराया गया। ये एग्जाम बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया था, जल्दी से एग्जाम हुआ, रिजल्ट्स आए, डॉक्यूमेंटेशन हुआ और अब बात नियुक्ति पत्र पे आ गई है। बांटे जा रहे हैं आज नियुक्ति पत्र। इसके अलावा जो बिहार बीजेपी है उसने नीतीश कुमार पे हमला बोला है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार इस शिक्षा भर्ती में घोटाला कर चुके हैं, घोटाला हो रहा है, इसमें बिहार के लोगों को जगह नहीं दी गई है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ बिहार सरकार बताती है, जो कि बिहार सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ये इंफॉर्मेशन देती है कि 88% छात्र बिहार के हैं, जबकि 12% जो शिक्षक होंगे वो बाहर के हैं। सर, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, चुनाव नजदीक है, एम्प्लॉयमेंट की बात की जाने लगी है एकदम से और बीजेपी निशाना साध रही है। इसके पहले कि इस पे डिस्कशन शुरू करें, 3 बड़ी खबरें थी और दर्शकों को यह बताना जरूरी है जी कि हमने आज अनएम्प्लॉयमेंट ही क्यों चुना है। सुबह सुबह बड़ी खबर आई जिसपे विश्लेषण होना चाहिए था। बहुत लोग सोचेंगे कि उस पर विश्लेषण क्यों नहीं कर रहे। जी केजरीवाल के पास ईडी का समन था जी और उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी ईडी को, उनको पेश होना था। उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि आपने किस हैसियत से बुलाया मुझे। आप गवाह के तौर पे बुलाना चाहते हो, आप एक्यूज के तौर पे बुलाना चाहते हो, आप आम आदमी के पार्टी के मुखिया के तौर पे बुलाना चाहते हो या चीफ मिनिस्टर के तौर पे बुलाना चाहते हो, आपने ये बताया नहीं। जी और फिर उन्होंने पॉलिटिकल भी एक तरीके से हमला किया कि ये बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। वो नहीं गए, वो मध्य प्रदेश प्रचार करने चले गए। विश्लेषण का एक विषय ये हो सकता था, हमने उसको नहीं चुना है। जी दूसरा जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि एनडीए में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है। और आज नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस तो व्यस्त है भाई 5 राज्यों के चुनाव में, तो उसके बाद बातचीत होगी। जी अभी तो धीमा चल रहा है। तो कांग्रेस पे एक तरीके का कटाक्ष भी है। वो लेफ्ट के फंक्शन में गए थे, वहां बोला, डिस्कशन इस पे हो सकता था। हमने उसको भी नहीं चुना। हमने आपके मुद्दे को उठाने का सोचा। बहुत सारे युवा जो किसी भी दल के समर्थक हो, वो ये चाहते हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उनको नौकरी मिले, बिल्कुल, उनको उनके लिए रोजगार सृजित हो। और फिर एक सीएमआईई का एक डेटा आता है जो बताता है कि 2 साल का जो रिकॉर्ड है उसने इस बार बेरोजगारी ने उसको ब्रेक कर दिया है। 10% से ज्यादा बेरोजगारी दर है। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि आज इस पे चर्चा हो रही है तो हम बिहार से शुरू करेंगे। आज वहां पे करीब 1,20,000 शिक्षकों की को परमानेंट, उसमें कुछ शिक्षक हैं जो पॉलिटिकल आरोप है कि उसमें तो नियोजित शिक्षक पहले से हैं, तो ये तो बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। जी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कई विषय में उत्तीर्ण हो गए हैं, वो सारे सब्जेक्ट के टीचर तो नहीं होंगे, तो ये संख्या घटेगी। ये 1,20,000 नहीं है। लेकिन ये बात हकीकत है कि आज वहां नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और जो ये सरकार करेगी वो उसको क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी। बहुत दिनों के बाद मैंने बिहार सरकार का एक पन्ने का बड़ा एडवर्टीजमेंट अखबारों में देखा। तो ये बताता है कि वो दरअसल इस मुद्दे को खींचकर, देश के मुद्दे को, असल मुद्दे को खींचकर केंद्र में लाना चाहते हैं। वो नरेंद्र मोदी पे दबाव बनाना चाहते हैं कि ये करना पड़ेगा आपको। तो ये चूंकि युवाओं की बात है, चूंकि बहुत बड़ा युवा रोजगार से वंचित है, नौकरियों से वंचित है। हमारे यहां खासतौर पे जो ये काऊ बेल्ट है वो नौकरी ज्यादा पसंद करते हैं।
सरकारी नौकरी हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब ये डिबेट है कि सरकारी नौकरी कितनों को दी जा सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी से ही शुरू करते हैं कि 1,20,000 के आसपास नियुक्ति पत्र बटेंगे। क्या ये पूरे डिस्कोर्स को बदलेगा? करीब 15 से 18% कह रहे हैं, 15% के आसपास बाहर के बच्चे भी हैं। 12% बोल रहे हैं। 12% तो सरकार, तो वो जहां के बच्चे जिनको नौकरियां मिल रही है वहां भी एक बज क्रिएट करेगा कि भाई इस स्टेट में तो नौकरी मिल रही है, हमारे स्टेट में क्यों नहीं मिल रही? अब अगर मोटे तौर पे देखिए, ये नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक्सप्लोर करना चाहती हैं, भुनाना चाहती हैं, वो सरकारों पे दबाव डालना चाहती हैं, लेकिन ये सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं है। हरियाणा में बहुत दिनों से बेरोजगारी दर टॉप पे है जी, राजस्थान दूसरे नंबर पे है। तो अलग अलग स्टेट में जो वहां की सरकारें हैं, क्या वो नौकरियों का सृजन नहीं कर सकती? सृजन नहीं कर सकती तो क्या जो रिक्त पद है उसको भरा नहीं जा सकता? हीला हवाली है उसमें, और वो तब है जबकि सबसे ज्यादा जरूरत है। वो तब है जब हम कोरोना काल से गुजरे हैं, बहुत सारे व्हाइट कॉलर जॉब भी चले गए जी। आंकड़े जितना बताते नहीं है उतना छुपाते हैं। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये देश के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने एक केस के हियरिंग के वक्त ये टिप्पणी कही थी कि आंकड़े, सरकार आंकड़े छुपाती ज्यादा है, बताती कम है। तो हम सबको मालूम है कि कोरोना काल के बाद नौकरियां गई, जिनको मिली वो कम वेजेस पे नौकरी कर रहे हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं इस देश में, और ये मैं भारत सरकार का जो आंकड़ा है उसके आधार पे, गवर्नमेंट ने जो हाल फिलहाल में संसद में माना है उसके आधार पे कह रहा हूं कि, और छोड़ दीजिए, 1365 आईएएस के पोस्ट वेकेंट है, 703 आईपीएस के पोस्ट वेकेंट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के 1042 पद वेकेंट है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के 301 पद वेकेंट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार ने पार्लियामेंट में माना है। ये नौकरियां क्रीम जिनको कहते हैं वो, मतलब जिन नौकरियों के लिए बहुत लोग इच्छुक होते हैं, ये पद यहां भी वेकेंट है, क्योंकि कम इनकॉर्पोरेट किया गया है इन सर्विसेज में भी। क्या था, पिछले अक्टूबर में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां मिलेंगी। दर्शकों को जानना चाहिए, अक्टूबर बीत चुका है, हम आज 2 नवंबर पे खड़े हैं। जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से भी 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए। बड़े गाजे-बाजे के साथ किए, करना चाहिए। यहां विपक्ष आरोप लगा रहा है, जैसे बिहार में लगा रहा है वहां का विपक्ष, तो यहां के विपक्ष ने लगाया कि 51,000 नौकरियां भी प्रधानमंत्री खुद ही बांटने लग गए। कुछ कह रहे हैं कि इसमें तो प्रमोशन की चिट्ठी भी है जिसको रोजगार बता रहे हैं। चलिए, सबको अगर काउंट कर लीजिए तो पिछले 1 साल में जो 10 लाख रोजगार मेला लगाकर 10 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात थी, यूनियन मिनिस्टर ने संसद में यह माना है कि अभी तक हमने 5.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। ये सैंक्शन्ड पोजीशन है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां मिलेंगी, और ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा, और संसद में सरकार का जवाब है कि 5.5 लाख नौकरी हमने दी है। 10 लाख को देना था, नहीं हो पाया। ये चीजें, और बता दूं आंकड़े, देश में 42.3% ऑफ ग्रेजुएट्स अंडर 25 वो अनएम्प्लॉयड है। देश की करीब युवाओं की आधी आबादी अनएम्प्लॉयड है। आशुकेश, ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। हम बार बार कहते हैं, मैं एक चीज सिर्फ जोड़ दूं कि जो हमारे पास युवा शक्ति है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं उसको जी।
हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये हमारे लिए वरिसम है। और इसलिए जब कोई भी सरकार इस तरीके का एक समूह में नौकरी देने का कोई कार्यक्रम करती है, तो मुझे लगता है कि उसको अपलॉड करना चाहिए। बाकी राज्यों को इसमें प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, केंद्र को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमने हर जगह नौकरियां घटाई है, स्टेट उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा। हमने फौज में नौकरियां घटाई जी, करीब 2 लाख के आसपास हर साल फौज में नियुक्ति होती थी, वो घटा दी हमने। जो हम परमानेंट कर रहे हैं वो 25% लोग हैं। तो हर जगह नौकरियां घटी है और इसलिए ये बार बार चर्चा का विषय होता है कि क्या देश में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। सर आपने ठीक कहा कि युवाओं को हम काम नहीं करा रहे हैं। बोला जा रहा है कि अभी ना भारत गोल्डन एरा में है, एज वाइज हमारे यहाँ युवा ज्यादा हैं, हम काम करने में सक्षम ज्यादा हैं। अगर भारत आने वाले 10-15 सालों 20 सालों में अगर इसका इस्तेमाल करे तो अच्छी खासी स्थिति में आने वाले टाइम में पहुंच सकता है। सर अगर वो इस्तेमाल नहीं होगा और हम भी चाइना की जैसे चाइना की पॉपुलेशन कमजोर होने लगी है, बूढ़े लोग वहाँ पे ज्यादा होने लगे, जापान की पॉपुलेशन में वैसा ही हो रहा है, अमेरिकन पॉपुलेशन में वैसा ही हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में भी वैसा ही हो रहा है। अगर भारत इस तरीके से काम करेगा, सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा है, मैं अपने स्टेट में भी बात किया, तो आने वाले टाइम में और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ना सिर्फ भविष्य के लिए बल्कि भारत के भी भविष्य के लिए। बिल्कुल, और इसीलिए ये सेंटर ऑफ डिस्कशन में होना चाहिए जी। नौकरी, रोजगार, ये प्रमुख मुद्दे होने चाहिए। दरअसल ये प्रमुख मुद्दे नहीं हो पाते और सबसे बड़ी वजह इसलिए इसकी ये हो जाती है इसकी कि हम चुनाव के समय वोट देखते हैं जी, उसमें एक शब्द जो फ्रीबीज है, हाँ, फ्रीबीज देके वोट लेने की कोशिश करते हैं। महिलाएं हैं उनके अकाउंट में डाल दीजिए, तो प्रियंका गांधी कहेंगी कि हम 1500 रुपए आपको पढ़ने के लिए देंगे, कमलनाथ कहेंगे कि इसको हम बढ़ाएंगे, आपको जो पैसे मिल रहे हैं महिलाओं को जी, ये मतलब फौरी तौर पे पॉलिटिकल डिविडेंड लेने की कोशिश है। एक ईमानदार कोशिश इस बात पे होनी चाहिए कि आखिर जो युवा वर्ग है उसकी समस्या सबसे बड़ी बेरोजगारी है और सबसे चिंता की बात यह है कि टॉम करने के लिए राज्य सरकारें भी अभी बिहार सरकार ने किया है, हाँ, वो अपनी पीठ थपथपाएगी। बिल्कुल। लेकिन जिन राज्य सरकारों में, और उसमें बिहार भी शामिल है, उसमें राजस्थान भी शामिल है, कि नौकरियों के लिए जो पेपर देते हैं लड़के, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, गुजरात भी है, वो पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ। एक तो नौकरी निकलती इतनी मुश्किल से और निकलती है तो वैकेंसीज है नहीं, वैकेंसीज निकलती है, बच्चे तैयारी करते हैं और उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसपे सभी सरकारों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। केंद्र सरकार को लीड इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे बड़ी जॉब प्रोवाइडर हो सकती है, वो रोजगार का एक बड़ा अमला तैयार कर सकती है। मैंने कहा आंकड़े छुपाते ज्यादा है, बताते कम है। तो आप सरकार से अगर बात करें, मैं उन आंकड़ों के साथ नहीं आया हूं, कुछ मुंह ज़बानी याद हो सकता है, इसलिए बता दूं कि वो जो बच्चों को उन्होंने लोन्स दिए हैं रोजगार खड़े करने के लिए युवाओं को, वो उसकी चर्चा करेंगे कि हमने इतने लोगों को लोन दिया है और फिर उस पे एक्सपेक्ट करके बताएंगे कि इतने लोगों को लोन दिया, इन्होंने कंपनी स्टार्ट की, इन्होंने इतने लोगों को नौकरी दिया। वैसे तो वो उन आंकड़ों में अगर आप जाइए तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि पर हेड आखिर लोन आपने कितना दिया जी, और उसमें एक ठेला भी ढंग से नहीं लग सकता है। उसमें भी 3 कैटेगरी है, जो तीसरी कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा लोन दिए गए हैं, जो मतलब इट्स नथिंग, स्पीटेंस। तो ये जो मुद्रा लोन है और बाकी जो योजनाएं हैं वो
छुपा ज्यादा रहे हैं, बता कम रहे हैं, मदद कम कर रहे हैं लोगों को। सर एक सवाल और है, और होगा मेरा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। हमने ठीक है सरकारी नौकरियों की बात कर ली, राज्य सरकारों पे भी बात कर ली हमने, लेकिन हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है ना, इकोनॉमी बढ़ रही है तो बोला जाता है इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि इकोनॉमी तो बढ़ रही है लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स है जो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करते हैं इंडिया में, वो भी बड़े लेवल पे उनके अंदर भी छटनी शुरू हो गई है। जो नए स्टार्टअप्स है वो बंद होने के कगार पे है, बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो बंद होने के कगार पे हैं। जो ज्यादा नौकरियां देते थे वो भी लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है कि आप कैसे स्टार्टअप्स को डील करते हो। आप देखिए यहाँ से, मतलब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि चाइना से बहुत सारी कंपनीज ने अपने फैक्ट्रीज को बंद किया, बाहर निकाला। वो फैक्ट्रीज इंडिया में ना आके इंडोनेशिया चली गई, मलेशिया चली गई, जबकि इंडिया में ज्यादा लोग काम करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें ये भी मैटर करता है एम्प्लॉयमेंट को लेके काफी ज्यादा। बहुत समय से इस बात की चर्चा है, और चूंकि आपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की बात कर दी, तो वो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइडर कौन है? वो क्षेत्र एमएसएमई था जी। और नोटबंदी या नोट बदली जिसको कहते हैं, उसके बाद से जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी इंडिपेंडेंट स्टडी है कि उसके बाद वो लचर स्थिति में आ गए। एमएसएमई हैज बीन बैडली हिट, और उससे उबरते डिमोनेटाइजेशन से तब तक नया जीएसटी आ गया तो उसने भी हिट किया है। तो जो सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करने वाला हमारा क्षेत्र था, अगर वो हिट है तो दिक्कत होगी, नौकरियों की दिक्कत होगी। और सरकार जो जिसकी अपनी जिम्मेदारी है कि सृजित पद पे कम से कम नौकरियां दे, वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव दिखती नहीं। मैं मतलब आंकड़े अगर पढ़ दूं आपको, ये जुलाई का मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है। हरियाणा में 315% बढ़ा है पिछले 10 सालों में बेरोजगारी की दर, 315%। सारे स्टेट्स का अब जो आंकड़ा है जो केंद्र सरकार ने जारी किया है, वो उसमें गोवा भी है 12%, 9.6% केरला है, मणिपुर 9% है, नागालैंड 9.1 है, लक्षद्वीप 17.2 है। मतलब ये बताता है कि हमारे यहां जॉब्स की किल्लत है, बहुत बहुत ज्यादा। और जो पैरेलल सिस्टम में खड़ा होना चाहिए वो उस लेवल पे अभी खड़ा नहीं है कि वो रोजगार, नौकरी ना मिले जिसको हम गारंटीड मानते हैं कि भाई अब लाइफ सेटल हो गया, हमको सरकारी नौकरी मिल गई है। तो उसके पैरेलल अगर हम प्राइवेट जॉब को खड़ा कर दें या उसके लिए एटमॉस्फेयर बनाएं, वो वैसा एटमॉस्फेयर बनता हुआ नहीं दिख रहा है, और इसलिए सारी दिक्कतें आती हैं। मैं एक आध आंकड़े के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं, और एक है जो जानना चाहिए लोग। महाराष्ट्र में स्टेट हॉस्पिटल्स का एक आंकड़ा है, 57,714 पद है 57,000 डॉक्टर्स के। कितने वेकेंट है? 20,402। मतलब इट स्पीक्स वॉल्यूम्स, बहुत ज्यादा। और ये किसी एक सरकार ने नहीं कर दिया। अगर नियुक्तियां होती, पहले से भी होती, तो ये नंबर इतना ज्यादा नहीं होता। आप 42% SC ST और OBC का देखिए, अगर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो 42% टीचिंग की पोजीशन जो है वो खाली है। अब ये डबल वैमी है, एक पोजीशन खाली है जिसको नौकरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, और अगर इतनी पोजीशन टीचिंग इसमें खाली है तो पढ़ाई पे भी असर पड़ रहा है उसका। ऑब्वियसली पड़ेगा। तो उसके स्तर पे जब असर पड़ेगा तो ये एक साइकिल बनता जाता है कि हम क्वालिटी स्टूडेंट्स भी तैयार नहीं कर सकते, हम क्वालिटी यूनिवर्सिटी भी तैयार नहीं कर सकते, और हम क्वालिटी स्टूडेंट्स भी तैयार नहीं कर रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि हम ज्यादा ध्यान उन चीजों पे देंगे कि महुआ मित्रा ने आज डिपोज करते समय क्या कहा जी, नीतीश कुमार ने इंडिया के बारे में क्या कहा, वो इंपॉर्टेंट है, हम भी बहुत बार डिस्कस करते हैं जी। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। केंद्र सरकार के सामने एक सशक्त विपक्ष जब आता है तो वो एक खूबसूरत लोकतंत्र को पैदा करता है, जन्म देता है, डेमोक्रेसी थ्राइव करती है उसमें। लेकिन महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई। एक आंकड़े के साथ बात खत्म कर रहा हूं,
ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 842 टेक्निकल पोजीशंस जो है वो खाली, ये हाईएस्ट है पूरे देश में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूं, आई एम ए प्राउड एलुमनाई ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के 842 टेक्निकल स्टाफ अगर वेकेंट है, जो देश में सबसे ज्यादा है, तो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ दिस कंट्री, तो क्या कहेंगे इसको? कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकारें हो, वो अपने लेवल पे प्रोएक्टिव होंगी, तभी जाकर इस समस्या से निजात मिलने वाली है। युवाओं को अभी सिर्फ बिहार में कुछ नौकरियां मिली है, उसका पॉलिटिकल डिविडेंड लेने की कोशिश होगी, लेकिन सिर्फ 1,20,000 नौकरियां मिल गई। आगे भी कुछ नौकरियों की घोषणा हो गई है, क्या इससे काम बनेगा? नहीं। एक सस्टेन्ड एफर्ट, एक इंक्लूसिव प्रयास सबकी तरफ से होना पड़ेगा, तब हम जाकर जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम कहते हैं, हम उसको सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, उसको हम सजो कर रख सकते हैं। सर बस एक छोटा सा सवाल है मेरा, और मतलब कोई आंकड़े वगैरह में आप इसका जवाब भी नहीं दीजिएगा। आप बताइए कि अगर आप नौकरियां देंगे युवाओं को, लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो उनके पास पैसे होंगे, वो काम करेंगे तो देश डेवलप करेगा, उनके पास पैसे होंगे तो वो खर्च करेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ होगा। तो ये सरकार को मतलब नहीं दिखता क्या कि उनके पास वैकेंट पोजीशंस हैं, लोग हैं हमारे पास नौकरी करने के लिए, फिर भी हम नौकरी नहीं दे रहे हैं? बहुत आसान काम है, आप पैसे से ज्यादा अच्छे से आप किसी को नौकरी दे सकते हैं, आपका काम भी ठीक होगा। कहाँ दिक्कत आती है सरकारों को? हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा सरकारों को। और सरकारें पिछले कुछ दशकों में ये जो एक ट्रेंड चला है, वो जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उससे निकलना चाहती है। और ये आज की सरकार नहीं, इसके पहले मनमोहन सिंह, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी, धीरे धीरे सबने अपनी जो भागीदारी थी या उनका जो इन्वॉल्वमेंट होना था, या जो उनके ऊपर जो ओनस था, उन्होंने कम किया है। और इसीलिए आप देखेंगे पेंशन धीरे धीरे वो समाप्त जी। ये पॉलिटिकल टूल की तरह ओपीएस लाया गया है। जो लोग आज ला रहे हैं वो एनपीएस के फेवर में थे, उनके समय ही इंट्रोड्यूस किया गया। दरअसल उसके पहले भी इस पे चर्चा हुई अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। तो सरकार, हमारी सरकार, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो कंधे पे अगर ढोती है तो वो सक्सेसफुल सरकार कही जाती है। लेकिन हम अगर बिल्कुल अलहदा कर देते हैं सरकार को, तो सरकार को सरकार इसलिए कहते हैं कि उसके पास हर मर्ज की दवा होनी चाहिए। बिल्कुल। और हमारी जो सोसाइटी है, जो ये देश है, जो यहाँ की बनावट है, उसमें सरकारों को ये ओनस लेना पड़ेगा कि उसके लोग, हम भारत के लोग, जो संविधान में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उसकी कस्टोडियन सरकार है जी। पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे लोग मध्य में हो, और पीपल सेंट्रिक जब प्रोग्राम होगा, पॉलिसी होगी, तो उसके इर्द गिर्द काम करना पड़ेगा। और उसके इर्द गिर्द सबसे काम करने की सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो रोजगार है, नौकरी है, जिस पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव है, हर जगह पे बोला जा रहा है कि हम आपके खाते में इतने पैसे देंगे, ये फ्री, वो फ्री बीज, रेवड़ी, जो भी बोल लीजिए आप उन्हें सुन रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये जो फ्री बीज है, ये स्कीम काम नहीं कर रही है, इलेक्शंस में काम कर रही है, रिजल्ट्स देख रहे हैं, और वोट भी आप ही देते हैं। आपको बोलना पड़ेगा कि आप हमें फ्री में कुछ मत दीजिए, आप हमें नौकरी दीजिए, हम उस नौकरी में काम करेंगे, हम उससे पैसे कमाएंगे, और पैसे कमा के हम खुद ही उन चीजों को खरीद लेंगे। आप वोट देने वाले हैं, आप सरकार चुनने वाले हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा और आप ही मुद्दे को डिसाइड करेंगे। सोचिएगा जरूर, क्योंकि अभी जो हमने आपको आंकड़े बताए वो ऐसा नहीं है कि बहुत कम आंकड़े, बहुत कुछ दिखाते हैं रोजगार के बारे में, आपके भविष्य के बारे में। आपको जानना है कि आपका भविष्य कैसा रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।